नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और मैं अंकित राज जैन संकुलम फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी हम कर रहे हैं उसका पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने कुछ कंप्यूटर के बेसिक्स देखे थे, 5 प्रश्न हमने कर लिए थे। आज आगे से शुरुआत करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं हम हमारे पीडीएफ की तरफ। ये रहा हमारा आज का प्रश्न। इनपुट तथा आउटपुट इकाइयां क्या होती है? प्रत्येक के कोई 5-5 उदाहरण लिखिए। अब देखिए ये प्रश्न मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है। इस प्रश्न को, इसका उत्तर बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है। इस प्रश्न का उत्तर में कई सारी चीजें आ गई है। इनपुट इकाइयां क्या होती है, उनकी परिभाषा भी आ गई है, उनके उदाहरण भी आ गए हैं, उनका हिंदी और अंग्रेजी में सारे नाम भी आ गए। तो आपको काफी जानकारी इस एक ही पेज से मिल जाएगी। अब बताओ कि पेपर सेट करने वाला प्रश्न कहां से पूछेगा? जहां से भी पूछेगा हम उत्तर देंगे। देखो, इनपुट और आउटपुट इकाइयां क्या होती है? प्रत्येक के कोई 5-5 उदाहरण लिखिए। ये सॉरी, ये रहा इनपुट इकाइयां। अब परिभाषा भी देख लो। हालांकि उसने तो इनपुट इकाई, चलो परिभाषा देखते हैं पहले। इनपुट इकाइयां क्या होती? इनपुट इकाइयां या इनपुट यूनिट कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए उपयोग की जाती। इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करने, डेटा को इंटर करने के लिए, डेटा को कमांड, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये इकाइयां उपयोगकर्ता के निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर में भेजती है। मतलब हम जो कंप्यूटर के अंदर देना चाहते हैं, जो जानकारी, जो कमांड हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं, वो किसके थ्रू देंगे, किसके माध्यम से देंगे? इनपुट इकाइयों के माध्यम से। तो इनपुट इकाइयां वे इकाइयां होती है जो कंप्यूटर में डेटा को भेजने का कार्य करती है। उदाहरण देख लो, इनपुट इकाइयों के 5 उदाहरण कौन कौन से? पूछे तो 5 है, लिखे हुए 9 है। आपको कुछ तो 5 तो याद रहेंगे। चलिए कौन कौन सा है? कीबोर्ड, सबसे कॉमन चीज होती है कीबोर्ड, जिसपे अलग अलग बटन होते हैं। उन बटनों का उपयोग करके हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, है ना। दूसरा होता है माउस, ठीक है। माउस के बाद स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर से हम फोटो को स्कैन कर सकते हैं। कोई भी प्रिंट, अगर कागज पे कुछ लिखा हुआ है या कुछ प्रिंट किया हुआ है, उसको हम स्कैन करके कंप्यूटर में ले सकते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मतलब माइक, माइक से हम बोल सकते हैं, हमारी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेबकैम, वेबकैम का मतलब कैमरा, कंप्यूटर के ऊपर जो कैमरा लगा होता है उससे हम हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है? माउस जैसा ही एक प्रकार का एक इनपुट डिवाइस होता है ना। इस जॉयस्टिक का उपयोग जनरली मुख्यतः गेम खेलने में किया जाता है ना। ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। गेम पैड, गेम पैड का भी उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है, लेकिन ये इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, देखा आपने मोबाइल में जो टच स्क्रीन होती है, हम फिंगर से स्क्रीन पर कहाँ टच कर रहे हैं, वो टच स्क्रीन पर जो सेंसर लगे होते हैं उन सेंसर से रीड होता है कि हमने स्क्रीन पर कहाँ टच किया है। और उसके बाद उसको जो जानकारी है वो कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन से भेजी जाती है। बार कोड रीडर, है ना। बार कोड रीडर बार कोड को रीड करता है। शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं, वहां पर जो बिल बनाने का जो काउंटर होता है, उस काउंटर पे एक मशीन लगी होती है जिसमें लाल कलर की लेजर लाइट निकलती है। वो लेजर से क्या करता है कि जो प्रोडक्ट है, जो भी सामान आपने खरीदा है, उसके ऊपर जो बार कोड लगा हुआ उसको वो स्कैन करता है, और स्कैन करते ही उसकी जानकारी कंप्यूटर में भेजता है। और कंप्यूटर उस बार कोड को देखते ही समझ जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का है, उसका क्या प्राइस है, क्या एमआरपी है, क्या डिस्काउंट है, उसकी सारी जानकारी सामने आ जाती है। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजने का काम करते हैं, कमांड देने का काम करते हैं। इनके थ्रू कुल मिला के ये कह सकता हूं कि इनपुट इकाइयां वे इकाइयां होती है जिनसे हम कंप्यूटर को चलाते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये नाम याद रखना है आपको। जॉयस्टिक, गेम पैड, टच स्क्रीन और बारकोड रीडर, ये इनपुट इकाइयां हैं। इनपुट नाम से क्लियर है, इन यानी अंदर, पुट यानी रखना। हमारे डेटा को कंप्यूटर के अंदर रखने वाली इकाई इनपुट इकाई। इसका उल्टा आउटपुट, आउटपुट, आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना। कंप्यूटर के अंदर जो परिणाम
तैयार हुआ है, जो रिजल्ट, जो जानकारी तैयार हुई है, उस जानकारी को हमारे तक पहुंचाने के लिए, यूजर तक पहुंचाने के लिए आउटपुट इकाइयां उपयोग की जाती है। देखो, आउटपुट इकाइयां कंप्यूटर से डेटा प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती है। ये इकाइयां कंप्यूटर के परिणामों को उपयोगकर्ता मतलब यूजर यानी कि हम, कंप्यूटर की जो परिणाम तैयार हुए हैं उन परिणामों को हमें दिखाने का काम करती है। इनपुट आउटपुट इकाइयां कौन कौन सी होती है ये देख लो। मॉनिटर, मॉनिटर यानी कि स्क्रीन, स्क्रीन पे जो दिखता है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। प्रिंटर, कागज पे प्रिंट करने का काम करता है। स्पीकर, कंप्यूटर के अंदर जो गाना चल रहा है उसकी आवाज हमारे तक कैसे आएगी, स्पीकर से आएगी, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस, हमारे लैब में लगा हुआ प्रोजेक्टर है ना, जो स्क्रीन पर, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है, हमें कंप्यूटर का आउटपुट दिखाता है। फैक्स मशीन, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर है ना, ऑडियो रिकॉर्डर, ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस। नहीं नहीं नहीं, ये गलत आ गए, वीडियो रिकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डर नहीं आएंगे यहाँ पे, गलत है, आप इसे काट दीजिएगा। वीडियो रिकॉर्डर और ऑडियो रिकॉर्डर आउटपुट डिवाइस नहीं है, कैमरा भी नहीं है, ये तो इनपुट डिवाइस है। 7, 8 और 9 हटा दीजिएगा, 1 से लेके 6 तक ही है। प्रिंटर, सॉरी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और फैक्स मशीन, ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये तो इनपुट हो गए ना। कैमरा, कैमरा क्या करता है, हमारा फोटो खींच के कंप्यूटर के अंदर डालता है, तो कैमरा तो इनपुट डिवाइस है। वीडियो रिकॉर्डर हमारा वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो भी इनपुट डिवाइस है। और ऑडियो रिकॉर्डर, ये हमारा ऑडियो रिकॉर्ड करता है, हमारी आवाज रिकॉर्ड करता है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। ये 3 इनपुट है, ऊपर के 6 जो है वो आउटपुट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 100% इसमें से 3 से 4 नंबर का परीक्षा में बैठेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100%। ये जो 7वां प्रश्न है, 3 से 4 नंबर आपको दिलाएगा वार्षिक परीक्षा में। बहुत अच्छे से इसको तैयार करें। क्या है, फुल फॉर्म लिखिए। कंप्यूटर में क्या होता है कि जो बड़े बड़े नाम होते हैं, उन नामों को छोटे छोटे एक एक अक्षर से, उस नाम के पहले अक्षर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ना। तो इनका फुल फॉर्म लिखना, ये फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। जैसे ALU, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है ना, और इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग भी लिखी है, ताकि आप लोगों को कन्वीनियंट, जो आपको ठीक लगे आप उसमें लिख सकते हो। जैसे हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्धवार्षिक परीक्षा में काफी बच्चों को ये समस्या आई थी, मुझे कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि सर हम अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऐसी, ARITHMET ऐसी लिखे, या फिर हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं, अरिथमेटिक ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने बच्चों को कहा था, मेरा जो जवाब था वो ये था कि देखो, कोशिश तो करो कि स्पेलिंग वाला लिखो, इंग्लिश वाला लिखो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लेकिन अगर आपको स्पेलिंग लिखने में दिक्कत हो रही है, समस्या आ रही है, तो आप हिंदी में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी उत्तर सही माना जाएगा। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU, C का मतलब होता है कंट्रोल, U का मतलब होता है यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। IPO, IPO का फुल फॉर्म होता है इनपुट, I मतलब इनपुट, P मतलब प्रोसेसिंग, O मतलब आउटपुट। IPO इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। CPU, CPU तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर का दिमाग होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न निकल के आया, विकल्प वाला एक प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, और 4 विकल्प दे देंगे। माउस को, ए में आ जाएगा माउस, बी कीबोर्ड, सी CPU और डी प्रिंटर, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि CPU जो है वो कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग होता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। तो आप ऑप्शन लगाएंगे CPU, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये याद रखना है आपको। CPU मतलब C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। रैम मेमोरी होती है, RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रोम का मतलब होता है रीड, O का मतलब होता है ओनली, मेमोरी देखो रीड ओनली, ओनली रीड कर सकते हैं, ऐसी मेमोरी है जिसमें लिखे हुए जानकारी को हम ओनली रीड कर सकते हैं, उसमें राइट ही नहीं कर सकते, उसमें कुछ लिख नहीं सकते, केवल पढ़ सकते हैं। जैसे कि किताब, आपकी जो किताब छपी हुई आती है
उस किताब में जो लिखा है आप उस लिखे हुए को पढ़ सकते हो, पर उसको चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो छपा हुआ है ना, मशीन से छप के आया हुआ है। तो रीड ओनली मेमोरी, किताब आपकी रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है। और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसमें आप लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो, जैसे कि आपकी नोटबुक। आप जब नोटबुक खरीद के लाते हो उसमें लाइनें तो बनी हुई आती है, पर उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। आप लिख भी सकते हो और लिखे हुए को पढ़ भी सकते हो। अगर आपने पेंसिल से लिखा है तो आप उसे मिटा भी सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। चलिए, एटीएम। एटीएम के दो फुल फॉर्म होते हैं। एटीएम के दो फुल फॉर्म होते हैं। एटीएम का प्रश्न अभी तक मैंने देखा है, पिछले एक दो दो चार पेपर जो देखे हैं मैंने, उसमें जनरली एटीएम का प्रश्न कभी भी विकल्प में नहीं आया है कि निम्नलिखित में से एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, और चार विकल्प दे दिए और फिर पूछ लिया बताओ कौन सा सही वाला कौन सा, ऐसा कभी नहीं आया है। एटीएम का फुल फॉर्म ज्यादातर मैंने देखा है कि रिक्त स्थान में आता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है, या फिर उसमें आता है अपना, एक नंबर के प्रश्न में भी एक बार आया हुआ है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जनरली एटीएम का फुल फॉर्म ये वाला होता है, सेकंड वाला, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम मशीन होती है जिसमें आप जाते हो, बैंक से जो आपको कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड, वो कार्ड लगाते हो, पिन डालते हो, और वो मशीन आपको क्या करती है, नोट गिन के दे देती है। उस मशीन को बोलते हैं एटीएम मशीन। और एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। लेकिन कंप्यूटर के नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, इंटरनेट की जब बात करते हैं, तो इंटरनेट में डेटा भेजने के लिए भी एक प्रकार का एटीएम मोड जो है वो यूज होता है। उसका भी नाम मैंने यहाँ पे लिखा है आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको याद होना चाहिए। एटीएम का फुल फॉर्म होता है, ए का मतलब होता है एसिंक्रोनस, टी का मतलब ट्रांसफर, एम का मतलब मोड। एटीएम मतलब एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये भी होता है। पर आप लोग तो ये याद रख लेना, ज्यादा बेटर है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए, लेन का फुल फॉर्म, या बहुत अच्छे से याद किया हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा में आया भी था। लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मेन, मेन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, ये क्या होते हैं वो भी पढ़ ही लो साथ साथ में, दो प्रश्न तैयार हो जाएंगे। लेन का फुल फॉर्म तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी ने पूछ लिया कि लेन की परिभाषा दो, तो परिभाषा देंगे कि नेटवर्क, लेन क्या है, नेटवर्क है। तो इसकी परिभाषा ऐसी होगी कि लेन वह नेटवर्क जो एक सीमित या लोकल एरिया यानी कि क्षेत्र, ऐसा नेटवर्क जो सीमित क्षेत्र में फैला होता है उसे लेन कहा जाता है। वाह, एक ही प्रश्न में दो परिभाषाएं तैयार हो गई। लेन का फुल फॉर्म भी तैयार हो गया आपका, लोकल एरिया नेटवर्क, और लेन की परिभाषा भी तैयार हो गई, ऐसा नेटवर्क जो सीमित या छोटे क्षेत्र में फैला होता है उसे लेन कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला फुल फॉर्म मेन। मेन का अर्थ होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसकी भी परिभाषा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब एक छोटा कस्बा या छोटा शहर। ठीक है। तो ऐसा नेटवर्क जो एक छोटे शहर के क्षेत्र में फैला हो उसे क्या कहा जाता है, उसे मेन कहा जाता है। फुल फॉर्म भी याद हो गया, परिभाषा भी याद हो गई। ये परिभाषाएं लिख लेना कॉपी में, ये परिभाषाएं लिख लेना, है ना, वीडियो को पीछे लेके लिख लेना। वेन, वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड, वाइड मतलब चौड़ा, बहुत फैला हुआ, इतना बढ़िया, इतना बड़ा नेटवर्क जो पूरी धरती को ही कवर करते, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। पूरे ग्लोब को कवर कर दे, पूरे पृथ्वी को कवर कर दे, बड़े बड़े महाद्वीपों को कवर कर दे, उसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। है ना। तो लैन, मैन और वैन, ये इंटरनेट से रिलेटेड तीनों परिभाषाएं हैं। एक और होता है पेन, PAN, पेन। पी का मतलब होता है पर्सनल, व्यक्तिगत, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका मैं उदाहरण बताऊंगा अभी आपको। परिभाषा देखो पहले, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो व्यक्तिगत क्षेत्र में बना होता है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, एरिया मतलब क्षेत्र, नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो व्यक्तिगत क्षेत्र में बना होता है उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन कहा जाता है। उदाहरण बताओ, उदाहरण बताते हैं साहब। उदाहरण हो गया कि मेरे पास जो मोबाइल है उस मोबाइल से मैं
किसी एक स्टूडेंट है उसके मोबाइल में कुछ फाइल ट्रांसफर करना चाहता हूँ, एक फोटो है वो भेजना चाहता हूँ, कैसे भेजेंगे? तो मैंने कहा भैया ब्लूटूथ ऑन कर लो, मैं ब्लूटूथ से भेज देता हूँ। बिना वायर जोड़े मैंने मेरे मोबाइल से ब्लूटूथ से उसके मोबाइल में फोटो भेज दिया। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क बना, इसको इसे कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेरे पर्सनल काम के लिए मैंने नेटवर्क बनाया। इसकी रेंज भी छोटी होती है, छोटी जगह में ही काम करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कहेंगे ये रहा पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। ऐसा नेटवर्क भी व्यक्तिगत काम के लिए उपयोग में लिया जाता है, इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, तो लेन, मेन, वेन और पेन, ये सारी परिभाषाएं याद हो गई आपको। 4 प्रश्न परिभाषा के हो गए, 4 प्रश्न फुल फॉर्म के हो गए। देखो इतनी सी जगह में हमने 8 प्रश्न याद कर लिए। ये सारे फुल फॉर्म आपको याद करना, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। चाहो तो रिपीट करके देखना, चाहो तो ये सारे फुल फॉर्म कॉपी में लिख लेना, 10 मिनट लगेंगे, लेकिन लिख लेना, बहुत काम के। 3 से 4 नंबर 100% पक्के होंगे आपकी परीक्षा में। ओएफसी का फुल फॉर्म ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल, एफ फाइबर, सी केबल। ऐसी केबल जो हमारे घरों में आती है ना, इंटरनेट के लिए यूज की जाती है। जियो का 4G 5G जो इंटरनेट चलता है वो किससे चलता है? ओएफसी से चलता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, कांच की केबल होती है ये। चलिए टीसीपी, ये हमने अर्धवार्षिक परीक्षा में पढ़ा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी हमने पढ़ा है। वाईफाई, हम जो वाईफाई यूज करते हैं, वाईफाई नेटवर्क बनाते हैं, उस वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वाई का मतलब WIY। वाई का मतलब होता है वायरलेस, सॉरी कहाँ गया, वाई का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है वायरलेस, और FI का मतलब होता है फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी, आप हिंदी में लिख सकते हो वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, डीएनएस, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये प्रश्न पिछले साल भी परीक्षा में पूछा गया था, डीएनएस पूछा गया था, डोमेन नेम सिस्टम। डी का मतलब होता है डोमेन, एन का मतलब नेम, और सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो डोमेन के नाम को परिभाषित करता है। डोमेन का नाम मतलब क्या? वेबसाइट का नाम, फिलहाल के लिए याद रख लो। डोमेन का नाम मतलब वेबसाइट का नाम, जैसे आप लिखते हो www.google.com, facebook.com, yahoo.com, ऐसे लिखते हैं हम, है ना। ऑफिस में आप आए होंगे कभी, तो ऑफिस में जो काम होता है आपका शालादर्पण.com, है ना, शाला दर्पण राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है, राजस्थान .gov.in या .nic.in। तो ये क्या है? ये सारे डोमेन नेम होते हैं, उसको समझने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम। वेबसाइट के नाम को समझने का सिस्टम होता है ये फुल फॉर्म। आस्की, ये कभी पूछा नहीं गया है पर पूछ सकते हैं। आस्की, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फुल फॉर्म है, याद रख लेना, नहीं तो एक दो बार लिख लेना, याद हो जाएगा। HTTP, पिछले साल पूछा हुआ है, HTTP हाइपर टेक्स्ट। HT का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट, तीसरे वाले T का मतलब होता है ट्रांसफर, और P का मतलब होता है प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट बनाने के काम में आती है। आप जितनी भी वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो ना, जैसे आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, इनकी जो वेबसाइटें बनी होती है वो सारी HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनी, एक प्रकार की लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WWW, ये तो खूब पढ़ा है हमने, वर्ल्ड वाइड वेब। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। जो गूगल का लेंस आता है, एक एक एंड्रॉइड का ऐप आता है, आप इंस्टॉल करना, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वहां से एंड्रॉइड में एक ऐप आता है गूगल लेंस नाम का, वो इंस्टॉल करना। उसके बाद वो क्या करता है, वो बेसिकली किसी भी जगह का फोटो खींचता है ना। जैसे मान लो मैं कहीं घूमने गया, तमिलनाडु में घूमने गया, तमिलनाडु में साहब एक बोर्ड लगा हुआ, उस बोर्ड पे तमिल में कुछ लिखा हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो मैं गूगल लेंस ओपन करूंगा, गूगल लेंस ओपन करके मैं उस बोर्ड का फोटो खींचूंगा, गूगल मुझे उस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो मुझे हिंदी में बता देगा। ये काम करता है OCR टेक्नोलॉजी होती है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब जो फोटो खींचा है आपने उसमें कौन कौन से कैरेक्टर, कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं,
उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको समझने का काम करता है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है ना, आप जो परीक्षा देते हो ओएमआर शीट भरते हो, टेस्ट में जो मल्टीपल चॉइस आते हैं, क्वेश्चन आते हैं ABCD, उसमें ए के ऊपर गोला लगाना है, अगर ए सही है तो बी सही है, तो बी के ऊपर गोला लगाना है। जो पेंसिल से तो डार्क गोले लगाते हो, उन गोलों को रीड करके और उनकी जांच करना है कि भाई ये प्रश्न का उत्तर जो सही दिया है या नहीं, वो किससे होता है, ओएमआर शीट से, ओएमआर से होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, जीयूआई का फुल फॉर्म हमने पढ़ ही रखा है बहुत अच्छे से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और सीयूआई का मतलब होता है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सीयूआई का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेक्टर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये सारे जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना है। हमारा दूसरा वीडियो है ये पार्ट 2, और पार्ट 2 में ये फुल फॉर्म ही है जो आपको 3 से 4 नंबर दिलाएगा। सारे फुल फॉर्म आप लिख लें कॉपी में, वीडियो को डबल देख लें और याद कर लें। 100% इसमें से फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। और ये परिभाषाएं हमने देखी थी, लेन, मैन, वैन और पेन की, ये भी ध्यान में रखें। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिलहाल के लिए इसको रोकते हैं यहाँ पे पार्ट 2 को। यहाँ तक पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।